आज के मुख्य समाचार। शिमला में कूड़ा संकट गहराया। जिला परिषद वार्ड चकलू से सुरेखा देवी ने भरा नामांकन। वार्ड नंबर 11 बेढाल से जिला परिषद प्रत्याशी रचना नेगी ने भरा नामांकन। जिला परिषद वार्ड सेरोल से चुनावी मैदान में उतरे राहुल बड़ोत्रा। बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों से परेशान टैक्सी चालक। खुली और जर्जर नालियों का पार्षद गीतांजलि ने किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। शिमला में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर टैक्सी चालकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। छोटा शिमला स्थित जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के चेयरमैन जोगिंदर ठाकुर तथा टैक्सी चालक ईश्वर दास सोनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने टैक्सी चालकों की आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर टैक्सी व्यवसाय पर पड़ रहा है, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि जहां पहले टैक्सी चालक अपने आय से परिवार का खर्च आसानी से चला लेते थे, वहीं अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक और ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी ओर यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। ऐसे में टैक्सी चालकों की आमदनी लगातार घटती जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंक की मासिक किस्तें, वाहन का मेंटेनेंस, बीमा, टैक्स और परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई जैसी जिम्मेदारियां निभाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कई टैक्सी चालक आर्थिक दबाव के कारण मानसिक तनाव का सामना भी कर रही है। जोगिंदर ठाकुर ने कहा कि टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आर्थिक स्थिरता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी शिमला में टैक्सी सेवा स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याओं की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई का असर केवल टैक्सी चालकों पर नहीं बल्कि आम जनता पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ईंधन की कीमतें बढ़ने से हर क्षेत्र प्रभावित होता है। टैक्सी चालक ईश्वर दास सोनी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण प्रदेश में आत्महत्या जैसी घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है, जो बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है। उन्होंने कहा कि लगातार आर्थिक दबाव में काम कर रहे मेहनतकश वर्ग के लोगों को मानसिक और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस विषय पर व्यापक स्तर पर अध्ययन और निरीक्षण किया जाए, ताकि लोगों को समय रहते सहायता मिल सके। मेरा नाम जोगिंदर ठाकुर है और मैं जय मां शक्ति वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान भी हूँ और साथ में जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का चेयरमैन भी हूँ। तो महंगाई तो सभी को दिख रही है, जैसे सिलेंडरों में बहुत कीमत बढ़ गई है। जो होटल के सिलेंडर थे वो सीधे ही 2100 से 3300 रुपये हो चुके हैं। तो ऐसे में गरीब आदमी अपना व्यवसाय कैसे चलाएगा। जो हमारा टूरिज़्म है वो सारा टूरिज़्म गैस पे ही निर्धारित करता है, और जो हमारा व्यवसाय है, जो टैक्सी का व्यवसाय है, उसके पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ रही है। जो एक आम इंसान है, गरीब आदमी है, वो पहले एक ड्राइवर है, अपनी गाड़ियों को किस्त दे रहा है 15-15 हज़ार रुपये, फिर उनके टैक्स बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार को इन समस्या से निपटने के लिए कोई नीति बनानी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि भी जो हमारे टूरिज्म में यहाँ पे जितनी भी सरकारें यहाँ तक आई है, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, किसी ने भी टूरिज्म में कोई ध्यान नहीं दिया है। ना कोई अच्छे अच्छे प्लेसेस बनाए हैं जहाँ पे टूरिस्ट घूम सके, या कोई गार्डन वगैरह बनाए, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सरकारों से हम यही कहेंगे कि टूरिज्म में ध्यान रखा जाए, और जैसे हमारा कुफरी है वहाँ पे भी घूमने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, अगर उसे चाहे तो बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं, पर सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। सिर्फ सारी जो भी सरकारें आते हैं वो गप्पे ही मारती है। हम जो भी पंचायत में जितने भी प्रधान या उप प्रधान या खड़े हो रहे हैं, तो उन सबसे यही कहना चाहेंगे और आम जनता से यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आपके काम करता है, जो आपको लगता है कि ये हमारे काम कर सकता है और जो आपके साथ रात दिन चलने को तैयार हो, आपके सुख दुख में खड़ा हो, ऐसे ही व्यक्ति को वोट करें। और ऐसे व्यक्ति को वोट ना करें जो सिर्फ सत्ता के लिए ही 5 साल अपने लिए स्कॉर्पियो लेने के लिए या फिर अपनी चीज़ों के लिए ही आगे आए। पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति को वोट दे, ताकि वो आपको देख भी सके और साथ में आपके गाँव का विकास भी कर सके।
सरकार तो जो टैक्सी का काम है उसमें मैक्सिमम हमारे चलान ही होते हैं, क्योंकि टैक्सीज वालों को ही सबसे ज़्यादा रोका जाता है और उनकी चलान बहुत ज़्यादा होते हैं। हम यही कहेंगे कि पहले ही गरीब वर्ग है और गरीब वर्ग देखते हुए थोड़े टैक्सी वालों को रियायत रखनी चाहिए और उन्हें भी समझना चाहिए। और टैक्सी वाले हर काम में खड़े होते हैं, हमारा काम ही है लोगों को घर घर पहुंचाना। और तेल के जो किराया वगैरह है वो बहुत समय से बढ़ चुका है, बट आज भी हमारे रेट्स वही है। अगर हम कहें कि हमारे 300 रुपये लगते हैं, जैसे पहले पिछले 7-8 साल से वही रेट है, जहाँ कि हम 300 लेते हैं, तेल बढ़ता गया। अगर हम कस्टमर को ये बोल दें कि भाई हमारे को 400 रुपये दो, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमारे तो यही रेट है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और जो टैक्सीज वगैरह है सबको देखना चाहिए। और जो प्रधान वर्ग जो आने वाले समय में भविष्य पार्षद है या जो भी है उन्हें अच्छी तरह से चुनिए, सोच समझ के चुनिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा मैम, जैसे ही मतलब नई कोई भी लाइन पकड़ते हैं हम, तो उस चीज़ को आगे हमने बढ़ाना है, किस तरह से करना है। तो कहीं ना कहीं हम सरकार से भी ये चाहेंगे कि वो लोग भी हमें कुछ अवसर दें, कुछ चांसेस दें, टूरिज़्म के ऊपर बढ़ावा दें, ताकि हम अपना काम अच्छे से कर पाएँ और हमारे लिए थोड़े से सोर्सेज प्रदान करें कि अच्छे से हम काम कर पाएँ। तो यही कहना चाहूँगा मैम मैं कि सरकार थोड़ा सा ध्यान दे हमारे ऊपर भी। मैम अब जो भी है आने वाले टाइम में जो भी सरकार आती है, या जैसे हमारे नॉर्मली ग्राम पंचायतों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि वो लोग कि अच्छे से अपना काम करें, लोगों की समस्याओं को सुलझाएं, अच्छे से अपना काम को करें। हम नॉर्मली इस बारे में हम ऐसे तो हम किसी की भी नॉर्मल लाइफ में नहीं जा सकते मैम, तो इस बारे में हम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते। बट ये है कि अगर उनको वो प्रेशराइज्ड हो गए थे तो कोई ना कोई तो रीज़न रहा ही होगा मैम। तो मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि प्रशासन इसके ऊपर जांच करे, कि जनता को एकजुट होके इससे साथ यानी कि सरकार से अपील करनी चाहिए जनता को एकजुट होके जो भी कार्यवाही हो उचित हो। जितनी भी सरकारें ये आज तक वो सारे झूठे वादे करी है, आपको पता ही है, पूरे प्रदेश को पता है। आजकल यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है उनको वेतन नहीं मिल रहा है, चाहे वो HRTC के हो, चाहे ओल्ड पेंशनर्स हैं, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं उन्हें भी ओल्ड स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो सरकार जो जिस मर्जी की हो, कम से कम वो काम करे, अपने उससे अंडरस्टूड करे काम। कम से कम जो लोगों से वो वादे करती है, चाहे 1500 के हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, उन्हें पूरा करें। राहुल बड़ोत्रा ने जिला परिषद वार्ड सिरोल से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। नामांकन मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो चंबा के एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और जनता की सेवा की भावना उन्हें विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि उनके दादाजी 2 बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने हमेशा क्षेत्र के विकास तथा लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें जनसेवा और सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित किया है। अब वह स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और समाधान के लिए कार्य करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनाव केवल एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास और लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ चुनाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के रोजगार जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो वह हर वर्ग के लोगों की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं, न कि केवल सत्ता प्राप्त करने का रास्ता। उन्होंने कहा कि आज लोगों को ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच मौजूद रहे और उनकी समस्याओं को सुने। उन्होंने कहा कि सिरोल वार्ड के विकास के लिए वह नई सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करेंगे। युवाओं, महिलाओं व किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास भी किया जाएगा। मैं एक चंबेरे एक बड़े छोटे राजनीतिक परिवार का संबंध रखने वाला इंसान है। मेरे दादाजी 2 बारी चंबे के MLA रह चुके, एक बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके रहन का 2-4 चंबा मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का। मेरे अब्बा हजूर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट रहे, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद म्यूनसिपल प्रेसिडेंट रहे और आज मैं
अपना नामांकन भरी गिरी तुम्हारे समक्ष खड़ा है जिला परिषद वार्ड सरौल का। वैसे तो मेरे घर चंबे भी हैं, जडेरे भी हैं, राजपुरे भी हैं। मैं पिछले 20-25 साल का अपना नाम पंचायत जडेरा भी अपना रजिस्टर्ड है करवा रहा है, और 20-25 साल का मैं लोका कने तेरी समस्या कने जूझी करता है, समझी करता है और सुलझाने की कोशिश करता है। आज तनेरे सारे रे अग्रह बिच मैं एक उम्मीदवार बनी के लिए आया जिला परिषद। अब जो पंचायत का 3 टायर सिस्टम है, उस अंदर एक टायर है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। इस तरह मेन काम एक यही है कि पंचायत समिति, ब्लॉक समिति और पंचायत बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय, प्लानिंग और तीसरी फंडिंग वो करना सारा। वैसे तो जो मूलभूत समस्या हैं वो सारे पंचायत एक ही हैं, सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये तो है नहीं। इस पर इसका पहले जितने भी जिला परिषद के इतना भी इस पर एक मूलभूत समस्या पर काम किए हैं। उसका बाद भी जने हमारे का जिला परिषद बनी के रहने तिन्हों ने भी इसी पर काम करना। बड़ोतरे पर तुसी क्या महसूस किया? मैं ऐसा है कि मैं जो जिस मौके तक अगर तुम कोई भी ग्राम पंचायत, कोई भी गांव तहाँ तक तरक्की नहीं कर सकते जहाँ तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा। इस तरह सेल्फ डिपेंडेंट तरह जैसे बच्चे ने रोजगार का वो है सवाल है, महिला सशक्तिकरण का सवाल है। अब कई जो मैं सेल्फ डिपेंडेंट की गल करता उसका मतलब है कि लोग का जो उतना ही रोजगार मुहैया हो सके। अब जैसा ऐसा है कि कई कुटीर उद्योग हैं जो बंद होने के कगार में कई हो ही चुके रहे हैं। लोग सरकार द्वारा तिन्हां तक कई स्कीमां वेलफेयर स्कीम चलाई गई हैं, पर तसरे बावजूद भी क्यों जो से उद्योग बंद हो ही चुके रहे हैं। असी तिन्हां कने बेई करी तनेरी समस्या समझ गई, तनेरे सुझाव ले गई, ये सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर गए। अब गल ऐसी है कि अच्छा हिंदुस्तान का मेरे ख्याल अंदर मैं गलत ना होता 65 और 70% की आबादी जी है वो ग्रां अंदर बसती, और तिस अंदर ग्रां अंदर बसने अंदर सारे का बड़ी जरूरी है कि किसान जो समृद्ध होना जरूरी है। और इसे हमारी पंचायत की सारी जो पंचायती राज है उसका सारा जो संरचना है वो यही है कि पंचायत की जने लोकारी है वो जीवन स्तर किया सुधारा जा सकता, और बेस रूट में हमारे जो काम करने का मौका मिल गया इस बिच आई करिए हमारे जो। दूसरी गल है कि हमारी होर भी बड़ी स्कीम्स चल रही है जी हाँ, नारी सशक्तिकरण है, बच्चे की स्कीम है, रोजगार दी। और रोजगार जनरेशन का मतलब ये है कि विकास, कौशल विकास करने असी रोजगार कर सकते, असी महिला मंडल जो करी जने कुटीर उद्योग बंद हो गए तिन्हां पर असी काम कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारा जो काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर का हिंदुस्तान की GDP विच 17 का लेके 19% तक योगदान है। जिस टाइम कोविड महामारी आई उस टाइम भी ये एक इंडस्ट्री थी एग्रीकल्चर जिन्हें इस हिंदुस्तान जो सर्वाइव रखे है। रचना नेगी ने बरढाल वार्ड नंबर 11 से जिला परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया और समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस भी क्षेत्र में वह पहुंची है वहां से उन्हें लोगों का बेहद अच्छा समर्थन और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता इस बार विकास और ईमानदार नेतृत्व के पक्ष में फैसला करेगी। नामांकन दाखिल करने के बाद रचना नेगी समर्थकों के साथ पूरे उत्साह में नजर आई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, महिलाएं, युवा और समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। समर्थकों ने नारेबाजी कर उनके समर्थन में माहौल बनाया और चुनाव में जीत का भरोसा जताया। मीडिया से बातचीत में रचना नेगी ने कहा कि उन्होंने वार्ड के विभिन्न गाँव और पंचायतों का दौरा किया है और लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को करीब से समझने का प्रयास भी किया जा रहा है और लोगों का भरोसा और प्यार उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक जितना भी क्षेत्र कवर किया है वहाँ से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर है। जनता का यह समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। रचना नेगी ने कहा कि यदि जनता उन्हें सेवा का अवसर देती है तो वह पूरी ईमानदारी, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना और लोगों की उम्मीदों पर सही उतरना है। उन्होंने दावा किया कि वार्ड नंबर 11 बरढाल में कई मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है।
सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाँव में विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। रचना नेगी ने कहा कि पंचायत और जिला परिषद स्तर पर मजबूत नेतृत्व होने से विकास कार्यों को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना चाहती है जो केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े रहे। मैं आप मीडिया कर्मी का धन्यवाद करना चाहती हूं जो आज आप लोग यहां पर आए। आज मैं अपना नामांकन पत्र भरने आई और जिस तरह का उत्साह मैंने महिलाओं में, बड़ों में, बुजुर्गों में और युवाओं में देखा, उससे मुझे भी बहुत शक्ति मिलती है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। अभी जिस तरह से अभी पूरा तो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, जितना भी मैं एरिया कवर कर पाई हूँ वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों से मिलकर, उनकी समस्याएं सुनकर। और मैं चाहूँगी कि मैं अपना जो ये सामाजिक जीवन की जो मैंने शुरुआत करी है ये बहुत अच्छे तरीके से हुई है और मैं अपना पूरा 100% इसमें देने की कोशिश करूँगी। अभी तो कैंपेनिंग हमारी चल ही रही है। धीरे धीरे किस तरह का रहता है, क्या रहता है, वो समय के साथ ही मैं आपको बता पाऊँगी। बढाल वार्ड के अंतर्गत आने वाली 14 पंचायतों के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन लोगों के सहयोग और समर्थन की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ और आशा करती हूँ यही प्यार, सहयोग मुझे आगे भी मिलता रहेगा। सभी को बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। सभी मेहनत करें, मैं भी कर रही हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि वो भी एक मेहनत करे, जो एक अच्छा कंपटीशन हम सब में रहे। शिमला के ऐतिहासिक मॉल रोड पर दुकानों के बाहर बनी खुली और पुरानी नालियों की समस्याओं को लेकर नगर निगम की पार्षद गीतांजलि ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और जल्द से जल्द नालियों की मरम्मत तथा सफाई का कार्य पूरा करने को कहा गया। मॉल रोड शिमला का प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग आते हैं। लंबे समय से दुकानों के बाहर बनी कई नालियां खुली और क्षतिग्रस्त अवस्था में थी, जिसके कारण लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के मौसम के नजदीक आते ही यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि बारिश के दौरान पानी भरने और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। पार्षद गीतांजलि ने निरीक्षण के दौरान कहा कि शहर की साफ सफाई और नागरिकों की सुरक्षा नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मॉल रोड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में खुली नालियां न केवल दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है, बल्कि इसमें शहर की सुंदरता और पर्यटन छवि भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और जहां-जहां नालियां टूटी हुई है वहां तुरंत मरम्मत का कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सभी खुली नालियों पर मजबूत ढक्कन लगाया जाए ताकि पर्यटकों, बुजुर्गों और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया ताकि बारिश के दौरान पानी जमा होने की समस्या से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान पार्षद गीतांजलि ने स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों से भी बातचीत की। व्यापारियों ने बताया कि खुली नालियों के कारण ग्राहकों और पर्यटकों को भी काफी दिक्कतें पेश आ रही थी तथा कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त होने से भी बाल-बाल बच रहे थे। व्यापारियों ने पार्षद द्वारा मौके पर पहुंचकर समस्या को गंभीरता से लेने और तुरंत कार्यवाही के निर्देश देने की सराहना की। नहीं, बात ऐसे है कि कार्य तो पहले भी हो रहे हैं, लगातार होते आ रहे हैं हमारी क्या आपके कॉर्पोरेशन से, पर यहाँ थोड़ी समस्या ये थी कि जो नाली थी वो बहुत छोटी थी और नैरो थी और बेसिकली सड़क ऊंची होने की वजह से वो पानी सीढ़ियों से दुकानों के अंदर जा रहा था। तो उसको थोड़ा लेवल पे लाने के लिए हमने यहाँ पर नाली थोड़ी बड़ी करवाई है और उसके ऊपर ग्रेटिंग करवाई है ताकि जो सड़क का पानी भी बरसातों का होगा वो डायरेक्ट नाली में जाएगा, बजाय कि सीढ़ियों से नीचे जाए, दुकानों में जाए। उसके लिए हमने ये सुविधा उपलब्ध कराई है लोगों को, उनकी समस्या भी हल हो जाएगी और पानी सड़क से सीधा नाली में जाएगा, बजाय कि सड़क पे बहने से अच्छा वो नाली में जाए, प्रॉपर तरीके से चैनलाइज होकर नालों के थ्रू बड़े नालों में जाए। ऐसे है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ नालियाँ छोटी हैं, बेसिकली हमको शुरू से ये बताया गया कि आप सिर्फ नालियों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बरसातों में पीछे 2023 में जो नुकसान हुआ था सिर्फ इसी की वजह से कि नालियाँ ब्लॉक हैं, नाले ब्लॉक हैं। तो हम इन 3 सालों में हमने जब से हमारे कॉर्पोरेशन बनी है हम तब से ये काम करवाते आ रहे हैं। कहीं भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो नाली या नाले की तो हम इमीडिएटली लोग अवगत कराते हैं इन चीज़ों से और हम उनके कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि आए और एकदम से उसका सोल्यूशन निकालें और उसको रेक्टिफाई करें। चीज़ मैं गीतांजलि भागड़ा, नॉमिनेटेड काउंसलर शिमला। धन्यवाद।
शिमला नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था संभालने वाले सेहत कर्मियों ने 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसके बाद नगर निगम प्रशासन और कर्मचारी यूनियन आमने सामने आ गए हैं। नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन का कहना है कि सफाई व्यवस्था जैसी आवश्यक सेवाओं को किसी भी हाल में बाधित नहीं होने दिया जाएगा। नगर निगम शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र ऐत्री ने बताया कि निगम में 637 सेहत कर्मी कार्यरत है और सफाई व्यवस्था ठप करना जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की थी और आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करने पर कड़ा रुख अपनाने के निर्देश भी दिए थे। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर 6 महीने तक के लिए एस्मा लगाया जाएगा और इसके आदेश जिला दंड अधिकारी व उपायुक्त स्तर से जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारियों की बीमा जैसी कई जायज मांगों को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, इसीलिए हड़ताल का फैसला उचित नहीं माना जा सकता। प्रशासन ने दावा किया है कि शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर लिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर आउटसोर्स कर्मचारियों व ठेकेदारों के माध्यम से भी सफाई कार्य करवाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सेटू से संबंधित सेहत सोसाइटी यूनियन ने नगर निगम प्रशासन पर मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर सेटू से संबंधित सेहत सोसाइटी यूनियन ने नगर निगम प्रशासन पर मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। सेटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि नगर निगम ने कर्मचारियों के 10% वार्षिक वेतन वृद्धि बंद कर दी है और उसकी जगह केवल 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों को हर महीने 700 से 1000 रुपए तक का आर्थिक नुकसान होगा। यूनियन नेताओं का कहना है कि शहर में लगातार पानी के बिल, कूड़ा शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं और कार्य परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले एक सफाई कर्मचारी के जिम्मे लगभग 80 घर होते थे, जबकि अब एक कर्मचारी को करीब 300 घरों का काम संभालना पड़ रहा है। इसके बावजूद कर्मचारियों को ना तो ओवरटाइम का भुगतान दिया जा रहा है और ना ही कानूनी छुट्टियों का लाभ मिल रहा है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनके मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बात यह है कि जब जो है ये पूरे प्रक्रिया के तहत हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 के तहत जब हड़ताल का नोटिस दिया 14 दिन पहले, ये कानून कहता है हमारे देश का कि अगर ऐसे जो जगह है जिनको आप इमरजेंसी सेवाएं कहते हैं, आवश्यक सेवाएं कहते हैं, एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं, वहाँ भी मजदूर हड़ताल कर सकता है। कानून ने इजाज़त दी है 1947 की। बस फ़र्क ये होता है कि 14 दिन का नोटिस देना वो हमने दिया। 14 दिन के नोटिस के बाद जो है डीसी कह रहे हैं कि हम एस्मा लगाते हैं, आप हड़ताल नहीं कर सकते। डीसी महोदय से तो ये पूछना चाहेंगे हम कि जब जो है 3 सालों से जो मांग पत्र दिया था, जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तब आप कहाँ सोए हुए थे? 14 दिन का नोटिस दिया तब आप कहाँ थे? और जब मजदूर ने अपने अधिकार को हासिल करने के लिए जो ये हड़ताल की और कानूनी रूप से की, कानूनी नोटिस दिया, तब आप ऐसी कार्रवाई करने निकले हैं। तो हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं, आप इस मसले पे मत उलझिए। आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं और अगर आप ऐसा वातावरण शिमला के अंदर बनाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल CITU राज्य कमेटी की ओर से कहना चाहता हूँ, हम जो है इस शहर के अंदर आंदोलन के अनेकों मोर्चे खोल देंगे। IGMC के अंदर भी हड़ताल हो जाएगी अगर डीसी साहब चाह रहे हैं कि इनको दबाएंगे हम इस तरीके से, या नोटिस देंगे या नौकरियों से निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हरियाणा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चला, आपको मालूम है? ऐसी कोई कार्रवाई हुई कर्मचारियों के ऊपर क्या? बल्कि कल जो समझौता हुआ उसका 15,000 कर्मचारी जो उनको नियमित किया जा रहा है, जो वहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारी थे, अग्निशमन के कर्मचारी थे, दूसरे कर्मचारी थे, और जो है दूसरे सुविधाएं दी जा रही है। तो ऐसे समय में जब हड़ताल पर जो है यहाँ पर कर्मचारी गए साहब के, चाहे वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है, चाहे वो सुपरवाइज़र है, ड्राइवर है, या हमारे रोड स्वीपिंग स्टाफ है, या ऑफिस के भी स्टाफ है, वो सारे के सारे उनका बुनियादी अधिकार है। और अगर डीसी साहब और कमिश्नर साहब इस आंदोलन को दबाने की कोशिश ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती ऐसा हमला करेंगे एस्मा वगैरह लगाकर, IGMC के अंदर भी हड़ताल होगी, होटल उद्योग के अंदर भी हड़ताल होगी, और इसके साथ साथ रेडी फड़ी के अंदर भी हड़ताल होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है यहाँ,
जो और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, वो और भी ज़्यादा एसेंशियल सर्विसेज है, उसमें भी हम हड़ताल में चले जाएंगे। और शहर के अंदर CITU से संबंधित दर्जनों यूनियन हैं, सारी की सारी इनके समर्थन में आ जाएंगी। हम तमाम की तमाम जो इस शिमला की जो जनता है उनसे अपील करना चाहेंगे, 70,000 पर्चा हमने हर घर में बांटा है और जनता को बताया है कि दो तरफा ठगी चल रही है। क्या ठगी चल रही है? एक तरफ मजदूरों का 10% काट दिया, 500 और 700 रुपया इनका महीने का काट कर आप अमीर होना चाहते हैं, और स्वयं के लिए क्या है, आप हज़ारों रुपए की जो सुविधाएं ले रहे हैं, आप मोबाइल भत्ते से लेकर जो है आवास भत्ते से लेकर गाड़ियों की और दूसरी सुविधाएं, और इनके 500-700 रुपये हर महीने के आप काटना चाहते हैं, नया नहीं देना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जनता से हमने अपील की है कि एक तरफ ये इनका पैसा काटा जा रहा है, दूसरी तरफ जनता से क्या किया जा रहा है, कूड़े की जो दरें हैं वो 10% बढ़ा दी, प्रॉपर्टी टैक्स ऑलमोस्ट इतना बढ़ा दिया, इसके साथ साथ जो पानी की दरें इतने % बढ़ा दी, जनता को भी ठग रहे हैं, मजदूरों को भी ठग रहे हैं। तो जनता से भी हमने अपील की है, हम यहाँ की तमाम जनता से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से, तमाम जो यहाँ कोई जो यूनियनें चलती हैं शिमला के अंदर उनसे, हम जो कोई मोहल्ले के जो संस्थाएं चलती हैं उनसे, जितने यहाँ जनवादी संगठन हैं, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे अपील करते हैं कि साहब के कर्मचारियों के समर्थन में आप आइए, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। ये सिर्फ इनके 10% का सवाल नहीं है, ये जनता के जो ठगे जा रहे हैं पैसे पानी में, कूड़े में, और जो इसमें दूसरी चीज़ों में, जो प्रॉपर्टी टैक्स में, उसकी भी ये लड़ाई है, एक बड़ी लड़ाई है। और हम इस बात से जो है हमारे को प्रसन्नता है कि पहली बार कई सालों में तमाम के तमाम स्वैब कर्मचारी जो है हड़ताल पे, आप देख रहे हैं पीछे गाड़ियाँ सारी लग गई हैं, कोई ड्यूटी पर नहीं जा रहा है। और अंत में मैं फिर एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर जो है DC महोदय और कमिश्नर साहब इस तरीके से जबरदस्ती करेंगे तो उसके लिए ये जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ये तो काम नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल तय है। लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरा मोर्चा भी खुलवा देंगे इस शहर के अंदर, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो होटल की सुविधाएं, आजकल सीजन टाइम चल रहा है ना, जब होटल में हड़ताल हो जाएगी, जब IGMC के अंदर हड़ताल हो जाएगी, जब रेडी बड़ी हड़ताल कर देगा या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इस शहर के अंदर, जिसके लिए पूरी तरह से ये जिम्मेवार है। चंबा में पंचायत और जिला परिषद चुनावों को लेकर अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्माने लगा है। गांव-गांव और पंचायत स्तर पर चुनावी गतिविधियां तेज होती जा रही है। इसी बीच जिला परिषद वार्ड चकलू से सुरेखा देवी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में आधिकारिक रूप से एंट्री ले ली है। उनके नामांकन भरने के साथ ही चकलू वार्ड में चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। समर्थकों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई है, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। नामांकन दाखिल करने के बाद सुरेखा देवी ने कहा कि वह क्षेत्र के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण समस्याओं के समाधान को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि चकलू वार्ड के कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समस्या लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वह इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाने के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई संपर्क सड़कें बदहाल स्थिति में है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। चुनावी माहौल के बीच उन्होंने महिलाओं और युवाओं को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि गांव के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का अवसर है। उन्होंने दावा किया कि वह लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के बीच रहकर सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही है और लोगों की समस्याओं को करीब से समझती है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला परिषद चकलू वार्ड से नामांकन पेश किया है। तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रदेश व जिला का चुरा के लोकप्रिय नेता डॉक्टर हंसराज जी का, डलहौजी के विधायक श्री DS ठाकुर जी का, चंबा कांगड़ा के सांसद और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में चकलू वार्ड से उतारा है। तो मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं और मैं चकलू की जनता से अपील करती हूं कि वो मुझे अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। और सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता
चकलू वार्ड के अंतर्गत जितनी भी पंचायतें आती हैं उनका विकास करना है। जिस जिस की ज़रूरत पंचायतों को होगी, जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कों की और टूरिज़्म की। सबसे पहले तो टूरिज़्म का आता है। कई जगह हमारी पंचायत में ऐसी हैं जिनको टूरिज़्म की दृष्टि से बढ़ावा मिल सकता है, तो वहाँ के युवाओं को रोज़गार भी प्रदान हो सकता है। तो इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगी तथा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुई हूँ। मैंने कई बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल किया है। 34 वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में मुझ पर विश्वास जताया है, तो उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो उसके लिए ऐसा है कि मेरे पति जो हैं वो 20 सालों से लगातार पंचायत में काम कर रहे हैं और उन्होंने 20 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं। तो अच्छा काम उन्होंने किया है पंचायत में। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें लोगों को उन्होंने कोई ना कोई सुविधा ना दी हो। गरीब जनता का हमेशा इन्होंने ख्याल रखा है, उनका सहयोग किया है और शुरू से ही राजनीति से जुड़े हैं। तो इसलिए मैं भी इस क्षेत्र में उतरी हूँ।